इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अखिलेश यादव ने सिर्फ 6 सेकंड्स में ये तो बता दिया कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती बनी रहेगी। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हालांकि सच्चाई ये भी है कि इन्हीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 6 समाजवादी उम्मीदवारों की घोषणा में शायद 6 सेकंड भी नहीं लगाए। इधर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति का समाचार आया नहीं कि उधर अखिलेश ने यूपी में कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से रायशुमारी का इंतजार किए बिना उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि अभी उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा तक नहीं हुई। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सफलता ने सिग्नल यूपी तक भेजा है। अगर जून में बीजेपी को सेटबैक के बाद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का मैजिक खत्म मानने या ऐसे मनवाने का दांव खेलने की कोशिश भी हुई थी, तो हरियाणा के नतीजों के बाद अखिलेश यादव समझ गए हैं कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी से लड़ाई आसान नहीं होगी। अखिलेश ने कांग्रेस के साथ मिलकर साझा रणनीति बनाने से पहले ही अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भले इंडिया गठबंधन के वजूद होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से ये घोषणा हुई है, सवाल उठ रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि कागजों में विपक्ष का इंडिया गठबंधन मौजूद है, पर शायद जमीन पर नहीं। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी ये तो नहीं कहता कि गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद हर एक सहयोगी के पास कांग्रेस के लिए कड़वी घुट्टी जरूर है, या फिर उनका दांव कुछ ऐसा है कि कांग्रेस चाहकर भी सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश नहीं कर सकती। मसलन जम्मू कश्मीर में हुए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम को ही जरा गहराई से समझने की कोशिश कर लें। जीत कर आए 4 निर्दलीय उम्मीदवारों प्यारेलाल, सतीश शर्मा, चौधरी अकरम और रामेश्वर सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 42 सीटें तो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आ गई हैं। यानी प्यारेलाल, सतीश शर्मा, चौधरी अकरम और रामेश्वर सिंह के समर्थन के बाद बहुमत के लिए जरूरी 46 का आंकड़ा हासिल करने के लिए उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी के साथ की जरूरत ही नहीं है। गौरतलब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने वाले ये चारों निर्दलीय जम्मू क्षेत्र से हैं। यानी 6 सीटों वाली कांग्रेस ये दावा भी नहीं कर पाएगी कि वो उमर अब्दुल्ला की गठबंधन सरकार में इकलौती जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि अखिलेश यादव की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि एक वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग और पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि ये लोगों की गवर्नमेंट 10 साल के बाद आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कांग्रेस कब लेटर ऑफ सपोर्ट दे रही है और राजभवन कब आप जा रहे हैं? राजभवन में दरवाजा कांग्रेस का जो ही लेटर ऑफ सपोर्ट आएगा उस वक्त, आज का दिन दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आज या कल तक आ जाना चाहिए। उसके बाद गवर्नर राजभवन जाके अपना वो स्टेक करेंगे क्लेम। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का साथ जरूर लेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि दिल्ली में अब उनको राहुल गांधी के साथ नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल बिठाना है। नरेंद्र मोदी को लेकर उमर अब्दुल्ला के शब्द और भाव एकदम से बदल गए हैं, या कम से कम वो इतनी राजनीतिक नजाकत जरूर दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की तरह नरेंद्र मोदी के लिए 1/3 प्रधानमंत्री या नॉन बायोलॉजिकल पीएम या 56 इंच का सीना सिकुड़ गया जैसे विचारों और अभिव्यक्तियों को व्यक्त नहीं करते, जबकि उनके पास आर्टिकल 370 के नाम पर राहुल गांधी से ज्यादा मसाला है। सेंटर और जम्मू कश्मीर आपकी सरकार की किस तरह की रिलेशन रहेगी और उससे ठीक करने में, क्योंकि आज बीजेपी कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड वापस करेंगे। ना फिलहाल हुकूमत बनने दीजिए, उसके बाद देखते हैं किस तरह का रिश्ता बनता है। ना आप बीजेपी के कहने पे मत जाइए। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, हमारा टकराव तो रहेगा, लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टकराव का हुकूमत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। वजीर आजम साहब ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का तो फैसला हो चुका है,
लेकिन कांग्रेस के लिए आगे की चुनौती महाराष्ट्र और झारखंड से है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए। हेमंत सोरेन ने मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या कहा, क्या नहीं कहा, इस पर ना तो जेएमएम का पक्ष सामने आया और ना ही कांग्रेस कुछ बोली। लेकिन कोई भी समझ सकता है कि चर्चा क्या हुई होगी। झारखंड विधानसभा की रणनीति पर गहरा मंथन हुआ होगा। हो सकता है कि हरियाणा को देखते हुए कुछ कोर्स करेक्शन की बात भी हुई हो। झारखंड में सब कुछ 7 परतों के भीतर है, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव सेना के तेवर जग जाहिर हो चुके हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। सिर्फ एक हरियाणा चुनाव के नतीजों ने अगर इंडिया गठबंधन में यूपी से महाराष्ट्र तक के सेंटीमेंट पर असर डाला है, तो अब कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि वो हरियाणा की हार की असली वजह को ढूंढे। पब्लिक परसेप्शन के लिए भले कांग्रेस ईवीएम की बैटरी का बहाना ढूंढ लाई हो, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे ही सही कांग्रेस को भी समझ आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ये माना कि हरियाणा की गुटबाजी पार्टी को ले डूबी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और उसके बाद नेता आपस में एक दूसरे को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस लीडरशिप ने आज एक औपचारिक बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाई। इस बैठक में एलओपी राहुल गांधी मौजूद थे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और एआईसीसी के तमाम पदाधिकारी। कांग्रेस के हरियाणा में जो ऑब्जर्वर हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था। सूत्रों का कहना है कि बैठक में तमाम एआईसीसी के पदाधिकारियों से ये पूछा गया कि हार के क्या क्या कारण हैं और आपको क्या इसमें लगता है। इस बैठक में सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने बिना किसी नेता का नाम लिए हुए इशारों में ये कहा कि पार्टी में नेताओं ने अपनी तवज्जो, यानी पार्टी से ऊपर नेताओं ने खुद को रखा और पार्टी का इंटरेस्ट नीचे रहा। इस बीच कांग्रेस के भीतर से आ रहे सुर बता रहे हैं कि हरियाणा में जीत की जलेबी खाने को ललचा रही पार्टी में अंदर ही अंदर बहुत कुछ गड़बड़ था। हमें कहीं बुलाया नहीं जाता। मैनिफेस्टो कमेटी की जो है जब रिलीज हुआ उसमें हमें नहीं बुलाया। क्या पार्टी कुछ चंद लोगों की है क्या? पार्टी के अंदर जो है सबको साथ लेके चलने की एक रणनीति बनानी चाहिए थी, सबको साथ लेके चलना चाहिए था। राहुल जी के जो प्रोग्राम्स थे उनके बारे में कम से कम जो कैंपेन कमेटी है उनसे डिस्कस करना चाहिए था। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। हरियाणा की हार कांग्रेस की खुद की हार है, लेकिन कांग्रेस को इस सबक ले सकेगी इसका कोई सार्वजनिक संकेत तो अभी मिलता नहीं दिख रहा। हरियाणा में बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर साफ महसूस किया गया, लेकिन आदत से मजबूर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की लाओस यात्रा को बेवजह विवादों में घसीटने से परहेज नहीं किया। जयराम रमेश का बयान है, इस बात को बार बार कहने की जरूरत है, स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री लाओस के लिए रवाना हो गए हैं। वह निश्चित रूप से भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बारे में अधिक बात करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2014 में ही शुरू हुई है, लेकिन भारत की लुक ईस्ट नीति उससे लगभग 2 दशक पहले से ही अस्तित्व में थी। आसियान के लिए भारत का प्रवेश द्वार हमारा पूर्वोत्तर है। नरेंद्र मोदी लगातार उस अशांत राज्य मणिपुर का दौरा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं?
जो मई 2023 से हिंसा की आग में जल रहा है। वहां जाने से उनका लगातार इनकार करना किसी की भी समझ से परे है। मणिपुर के लोग जो इतनी पीड़ा और दुख झेलने के लिए मजबूर हैं, निश्चित रूप से ऐसी यात्रा का अधिकार रखते हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को घरेलू राजनीति से प्रभावित करने की ये कोशिश फिजूल की है। अव्वल ये कि भारत की कूटनीति पर असर डाल सकती है, और दूसरा, इससे कोई सियासी फायदा भी कांग्रेस को नहीं होता। लेकिन कांग्रेस के नीति निर्धारकों को ये बात समझ नहीं आ रही, और तुर्रा ये है कि उन्हें हरियाणा की हार के हर एक पहलू पर चर्चा कर ली है। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस आगे क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस कुछ करे या ना करे, इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सहयोगी अपना अपना देखने लगे। इंडिया गठबंधन का ढांचा भले बना रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को मिलकर परास्त करने की स्पिरिट शायद ही बची रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।